नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे उत्तराखंड कांग्रेस के टिकट दावेदारों की नजर अब दिल्ली में टिकी हुई है, जहां कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में सभी नेता आपस में चर्चा करके एक सीट पर नाम फाइनल करेंगे और फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी नाम पर आखिरी मुहर लगाएगी। बैठक में हरीश रावत, गणेश कोदियाल और प्रीतम सिंह मौजूद। तो दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। 15 जनवरी को हो सकता है बड़ा ऐलान। टिकटों को लेकर यह बैठक कांग्रेस की चल रही है, जिसमें गणेश कोदियाल, हरीश रावत और प्रीतम सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। तो स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक दिल्ली में चल रही है। टिकट के बंटवारे को लेकर बातचीत की जा रही है और पहली लिस्ट फाइनल होगी, इसी को लेकर बातचीत की जा रही है। इस बातचीत के दौरान बैठक में हरीश रावत, गणेश कोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह इस बैठक में मौजूद है। क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 10 फरवरी से वोटिंग शुरू हो जाएगी और अब टिकट के बंटवारे को लेकर हर पार्टियों में चर्चा की जा रही है। लेकिन अभी जो दिल्ली में मीटिंग चल रही है वो कांग्रेस की मीटिंग चल रही है। इस बैठक में टिकट को लेकर बातचीत हो रही है और पहली लिस्ट कह सकते हैं कि जारी हो सकती है। इसके साथ ही साथ ये भी है कि इस बैठक में हरीश रावत, गणेश कोदियाल, प्रीतम सिंह मौजूद। 5-7 दिनों के अंदर निकाल देंगे। लेकिन सर देरी क्यों हो रही है? सर अगर बात करें आप लोगों की तीसरी स्क्रीनिंग आज चल रही है। देरी कुछ नहीं हो रही और मैं समझता हूँ कि हम सबसे आगे हैं। सर ये कहा जा रहा पिछली बार दो विधानसभा चुनाव से लड़े थे, इस बार क्या लड़ने की आपकी तैयारी है? क्या लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर कोई फैसला लिया गया अभी तक? पार्टी करेगी, पार्टी जो आदेश देगी, लड़ो कहेगी लड़ेंगे, लड़ाओ कहेगी लड़ाएंगे। जो पार्टी का हुक्म होगा उसका पालन होगा। ये काम पूरा हो चुका है। अधिकांश सीटों पर सब लोग एकमत हैं, लिस्ट तैयार है और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को हम भेजने की स्थिति में हैं। हमने पहले भी कहा था कि चुनाव आयोग जितनी जल्दी चुनाव डिक्लेयर करेंगे हम उतनी जल्दी इस काम को पूरा करेंगे। तो अब चुनाव आयोग ने तिथियां घोषित कर दी हैं, हमारा काम भी एडवांस में पूरा हो रखा है। तो हम निश्चित रूप में इस लिस्ट को जो तैयार है और आज जो एकमत बातें होंगी, नाम होंगे, उनको लिस्टेड करते हुए सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेज देंगे। और चलिए दिल्ली लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ लाइव है। रवि, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि कहा जा रहा है इस बैठक के दौरान ही पहली लिस्ट जारी हो सकती है। देखिए करीब 3.5 घंटे से जो मीटिंग है वो चल रही है। 1 बजे बैठक शुरू हुई थी। उत्तराखंड से जो कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हैं हरीश रावत वो मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल मौजूद हैं और विधायक दल के जो नेता हैं प्रीतम सिंह, वो तीनों उत्तराखंड से मौजूद हैं और साथ ही साथ वर्चुअल रूप से जुड़े हैं जो प्रभारी हैं वहाँ के देवेंद्र यादव। चूँकि उनको कोविड हो गया था तो ऐसे में वो इस बैठक में खुद शामिल नहीं, वर्चुअल रूप से वो जुड़े हैं। साथ ही साथ कैंपेन का जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे की अध्यक्षता में बैठक चल रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद जो पूरे नाम है वो नाम लगभग तय कर लिए जाएंगे और उसके बाद उस नाम को फाइनल करने के लिए सीईसी के पास भेजा जा सकता है। अभी तक ये बताया जा रहा है कि 50 ऐसे नाम थे जिनको लेकर सहमति बन चुकी थी और आज जो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है, आखिरी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी। इसके बाद जो भी नाम होंगे, जो भी यहाँ पे जिन नामों को लेकर सहमति बनेगी, वो तमाम नाम सीईसी के पास भेजे जाएंगे और अगले 1 या 2 दिनों में कांग्रेस की सीईसी की बैठक हो सकती है और सीईसी की बैठक के बाद कांग्रेस की तरफ से पहले लिस्ट जो उत्तराखंड के उम्मीदवारों की कह सकते हैं कि पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। तो कहा सकता है कि अभी माथापच्ची चल रही है। करीब 3 घंटे से ये बैठक 3.5 घंटे से बैठक चल रही है। जहां तक नाम को लेकर बताया जा रहा था तो अभी ये जरूर है कि 50 से अधिक नामों की सहमति बन चुकी स्क्रीनिंग कमेटी में, लेकिन जो रिकमेंडेशन होता है, रिकमेंडेशन जाएगा सीईसी के बाद और सीईसी की बैठक के बाद ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। जी चांदनी। रवि, इस पहली लिस्ट को लेकर क्या ये बात पता चल पा रही है कि क्या इस लिस्ट में किसी नए चेहरे को भी जगह दी जाए, किसी नए चेहरे को भी टिकट दिया जाएगा? इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है रवि? देखिए मंथन जरूर चल रहा है। ऐसा बताया जा रहा था कि जो 70 जो सीट हैं उसको लेकर 800 से अधिक आवेदन आए थे। हर एक सीट को लेकर माथापच्ची चल रही थी कि किस सीट पे किसको उतारा जाए।
सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आ रही थी कि यहाँ पे जिस तरह से पंजाब में फॉर्मूला लागू किया गया है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, वो फॉर्मूला उत्तराखंड में भी लागू होगा। हालांकि यशपाल आर्या को लेकर ये अपवाद है, क्योंकि यशपाल आर्या खुद और उनके बेटे विधायक है, तो ऐसे में उनके ऊपर ये लागू नहीं होता है। लेकिन कई ऐसे नेता थे जो खुद और अपने बेटे के लिए और अपने बेटियों के लिए टिकट मांग रहे थे। उसके बाद बिल्कुल रवि, ये देखना होगा, क्योंकि जैसा भी आप बता रहे थे कि एक परिवार से एक लोगों को ही टिकट मिलेगा, इसको लेकर आगे क्या कुछ बातें सामने आती हैं वो भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और बीजेपी से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें कि लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है, दिलीप रावत कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं और लगातार उनकी बातचीत चल रही है और सूत्रों के मुताबिक दिलीप जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। दिल्ली में ही दिलीप रावत की ज्वाइनिंग हो सकती है। दिलीप रावत लगातार बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। चर्चा है कि दिलीप रावत को लैंसडाउन से टिकट नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से दिलीप रावत नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 से हुई बातचीत में दिलीप रावत ने कहा है कि बीजेपी छोड़कर नहीं जा रही है। तो दिलीप रावत की कांग्रेस में शामिल होने की खबर पर नेता प्रतिपक्ष आपको बता दें प्रीतम सिंह ने कहा है कि इस बारे में जानकारी नहीं है और ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। दिलीप रावत बहुत पुराना नाम, बीजेपी के पुराने, उन्होंने भी आप लोगों से बैठक की है। क्या कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं बीजेपी दिलीप रावत? नहीं, देखिए दिलीप रावत जी भाजपा के विधायक हैं और मुझसे तो उन्होंने कोई ना तो संवाद स्थापित किया है ना कोई संपर्क स्थापित किया है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं। अब ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। आना चाहें आपकी पार्टी में तो स्वागत है। राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कि अगर वो आएंगे उनको स्वीकार किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा वो सबको स्वीकार्य। लैंसडाउन सीट पर विवाद पर हरक सिंह रावत भी बोले हैं कि हरक सिंह ने दिलीप रावत को नसीहत दी है कि हरक सिंह ने कहा है कि अगर उनकी यानी कि हरक सिंह की बहू अनुकृति लैंसडाउन से चुनाव लड़ती है तो दिलीप उनकी मदद करे और अगर दिलीप को टिकट मिलता है तो फिर अनुकृति मदद करे। इसके साथ ही हरक सिंह ने कहा है कि अगर दिलीप को पार्टी लैंसडाउन से टिकट दे रही है तो वो फिर कोटद्वार से लड़े। दिलीप रावत परेशान क्यों है कि जो है कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। देखिए ये पार्टी तय करेगी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे और मैं सोचता हूँ कि किसी को टेंशन में रहने की जरूरत ही नहीं है कि क्योंकि भाई ये निर्णय तो पार्टी करेगी ना कि कौन जीत सकता है कौन नहीं जीत सकता है, कौन किसको कहाँ लड़ाया जाए। तो मैं सोचता हूँ कि ये निर्णय पार्टी को करना चाहिए। आप कोटद्वार से लड़ाई पार्टी कोटद्वार से लड़ेंगे? पार्टी कोटद्वार से लड़ेगी तो मैं कोटद्वार से लड़ूंगा, बिल्कुल लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा। मैंने तो कहा कि मुझे चुनाव लड़ाओ, मैं खुद नहीं लड़ता हूँ और लड़ाता हूँ। अच्छा, जो टेंशन आपने पैदा हुई बहू की वजह से नहीं, वो तो अच्छा काम कर रही है लड़की। अब क्या हो गया, अगर उस पार्टी उसको लड़ाती है तो दिलीप को मदद करनी चाहिए। दिलीप लड़ता है तो अनु मदद करेगी, क्या दिक्कत है। अब ठीक है, कभी कोई एमएलए रहता, मैं तो खुद अपने छोड़ने के लिए तैयार हूँ। दिलीप भाई वहाँ आ जाए कोटद्वार लड़ने के लिए, अगर माना वहाँ नहीं पार्टी दे रही है इसको तो कोटद्वार लड़े। वो कोटद्वार नहीं आना चाहते? क्यों नहीं आना चाह रहे भाई, वो तो उनका घर है कोटद्वार में। उनके पिताजी कोटद्वार जब संयुक्त लैंसडाउन विधानसभा थी उससे दिलीप बाबा के वो है। अभी मेयर का टिकट के चुनाव टिकट भी तो मांगा था उन्होंने। तो अब उनकी मिसेज लड़ी है चुनाव मेयर का वहाँ। मैं विधायक में था और विधायक में था, मंत्री में था कोटद्वार से, लेकिन मेयर का टिकट उनको मिला। तो तब तो पार्टी तब तो नहीं, मैंने तो नहीं किसी से कहा कि भाई उनकी मिसेज क्यों टिकट दे दिया। ये तो गलत बात है ना कि अगर आज पार्टी कोई भी, मैं कह रहा हूं अभी तो कोई डिसीजन ही नहीं हुआ ना, अभी क्यों आप परेशान हो। दिलीप भाई क्यों परेशान है, क्यों कभी चर्चा हो रही कांग्रेस में जा रहे हैं, फिर अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं मैं नहीं जा रहा हूं। अरे छोटा भाई है हमारा, मेहनत है रहे, चुनाव जीते। अगर पार्टी को लगेगा दिलीप रावत जीत सकता है तो दिलीप रावत को लड़ाएंगे।
उत्तराखंड बीजेपी में टिकटों के ऐलान से पहले घमासान शुरू हो गया है। कुछ टिकटों पर असंतोष तो कुछ सीटों पर बगावत की आहट है। चर्चा तो यहां तक है कि टिकटों के ऐलान के साथ ही असंतुष्ट नेता बीजेपी को बाय बाय भी कर सकते हैं। चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में टिकटों के ऐलान से ठीक पहले बीजेपी में कुछ सीटों पर कार्यकर्ताओं का असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी से विधायक बने और फिर टिकट की दावेदारी कर रहे कई नेता कार्यकर्ताओं की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। केदारनाथ सीट पर कम से कम 12 दावेदार हैं। पूर्व विधायक आशा नौटियाल को टिकट मिलने की सूरत में टिकट की दावेदारी कर रही पूर्व विधायक शैला रानी रावत बगावत को तैयार बैठी हैं। हरक सिंह को केदारनाथ से टिकट देने की चर्चा का भी सभी दावेदार एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं, तो हरक सिंह भी अपने तेवर दिखा रहे हैं। हम 12 प्रत्याशी हैं कि भाई जो बाहर से प्रत्याशी है वो न थोपा जाए, क्योंकि पहाड़ की जो विधानसभा है बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है, बहुत उसमें दिक्कतें आती हैं। तो वहाँ पहाड़ का ही आदमी जो वहाँ बसा है, जो रचा हुआ है, वही वहाँ विकास कर सकता है, वही सुख दुख देख सकता है। और स्थानीय जनता भी कह रही है कि स्थानीय लोगों में से ही विधायक होना चाहिए। क्या मैं पाकिस्तानी हूँ? चाइना से आया हूँ, अरे उत्तराखंडी हूँ, भारत का नागरिक हूँ। मतलब मैं सोचता हूँ कि ये संकुचित सोच किसी की हो, जब किसी की संकुचित सोच होती है तो मैं सोचता हूँ उससे, मुझे आप बता दो, मुझ पे आरोप लगा जब मैं लहसुन से चुनाव लड़ा, लोगों ने मुझ पे भार होने का आरोप लगाया। लहसुन के लोगों से आज पूछो कि सबसे ज्यादा काम लहसुन में किया कि नहीं किया मैंने ईमानदारी से। लैंसडौन में विधायक दिलीप रावत मंत्री हरक सिंह के खिलाफ पहले ही मोर्चा खोलकर बैठे हुए हैं। रायपुर सीट पर विधायक उमेश शर्मा काऊ को लेकर पार्टी के भीतर पहले ही बवाल मचा हुआ है। यहाँ पार्टी का एक धड़ा काऊ को टिकट मिलने की सूरत में पार्टी को परिणाम भुगतने तक की धमकी दे चुका है। गंगोत्री, कैंट, यमुनोत्री, पौड़ी, बाजपुर, नैनीताल और रानीखेत सीट पर भी पार्टी में तनातनी लगातार बनी हुई है। क्षेत्र की जनता का अपार समर्थन और संघ संगठन और शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में लगभग 34 साल से दिन रात हम सेवा कर रहे हैं। और आम जन का जो वहाँ के स्थानीय मूल निवासी हैं, उनका भी ये मानना है कि अब की बार कोई स्थानीय ही हमारे ही बीच का व्यक्ति यहाँ पर नेतृत्व करे। पूर्ण विश्वास है कि पार्टी का जो आशीर्वाद है, शीर्ष नेतृत्व का जो आशीर्वाद है, वो पुनः मेरे ऊपर रहेगा। बाकी जो भी शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि है। पार्टी नेतृत्व के लेवल पर असंतोष पर पर्दा डालने की कोशिशें जारी हैं। पार्टी कितना मैनेज कर पाती है ये अलग बात है, क्योंकि 2017 में बीजेपी ज्वाइन करने वाले कांग्रेस नेताओं को जो टिकट दिए गए, उससे बीजेपी के टिकट की आस लगाए बैठे एक धड़े में आज भी गुस्सा बना हुआ है। उन्हें इस बीच न सरकार में महत्व दिया गया, न संगठन में। ऐसे में अपना सियासी करियर खत्म होते देख अब नेता आर पार के मूड में है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। और देहरादून से खबर मिल रही है, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ना चाहते हैं। त्रिवेंद्र रावत ने पार्टी को अपनी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र का कहना है कि पार्टी को इच्छा बता दी है, अब पार्टी को इस पर फैसला करना है। त्रिवेंद्र रावत देहरादून की डोईवाला सीट से विधायक है और करीब 4 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और एक बार फिर से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत पार्टी के सिपाही हैं और मैंने इच्छा जाहिर की है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। निर्णय पार्टी को लेना है। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। रुद्रपुर में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा है कि राज्य बनने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों ने आकृति संपत्ति अर्जित की है। उत्तराखंड की जनता बीजेपी और कांग्रेस से परेशान हो चुकी है। उत्तराखंड की जनता को ईमानदार राजनीति, रोजगार, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य की जरूरत है और अरविंद केजरीवाल ने 1 लाख लोगों को रोजगार, महिला भत्ता, 300 यूनिट फ्री बिजली की गारंटी दे चुके हैं। उत्तराखंड के हर परिवार को क्या चाहिए? सबसे पहले अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन चाहिए, अपने बच्चे का, अपने परिवार के लोगों का अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। उत्तराखंड की महिला अगर प्रसव पीड़ा से जूझ के नीचे उतरती है और रास्ते में डेथ हो जाती है तो पहले उसको अस्पताल चाहिए, उसको ईमानदार राजनीति चाहिए। उत्तराखंड के लोगों को सबसे पहले ईमानदार राजनीति चाहिए। ईमानदार राजनीति होगी तो बाकी सब चीजें अपने आप करेंगी।
विधानसभा चुनाव को टालने को लेकर दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने चुनाव आयोग की तैयारी पर संतुष्टि जाहिर की और टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव टाले नहीं जा सकते और देश का चुनाव आयोग बहुत बड़ा है, उनके विवेक पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। इस दौरान कोर्ट ने कहा है कि सीनियर सिटीजन को घर घर जाकर बूस्टर डोज दे। कोर्ट इस मामले में अब 15 जनवरी को सुनवाई करेगी। माननीय न्यायालय ने आज जो कोरोना की सिचुएशन के संबंध में जो मैटर है उसके बारे में सुनवाई की और जो चुनाव आयोग द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसमें कि जनसभाओं पे पदयात्राओं पे रोक लगाई गई है उससे भी संतुष्टि जाहिर की और साथ ही राज्य सरकार को आदेश दिया है कि जो भी सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं जो कोमॉर्बिडिटी से किसी अन्य रोग से पीड़ित हैं और वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं जा सकते, उनको बूस्टर डोज घर पर लगाई जाए, ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार करे। किशोर उपाध्याय पर एक्शन मामले में हरीश रावत ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। किशोर उपाध्याय को पार्टी से सभी पदों से हटाए जाने के सवाल पर पूछे जाने पर हरदा ने कहा कि मैं इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उपाध्याय पे कल टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्यों सर? मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँ। किशोर उपाध्याय पे कल टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्यों सर? मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँ। टिकट के लेकर भले ही अभी बीजेपी कांग्रेस में मंथन चल रहा है, लेकिन टिकट के दावेदार एक दूसरे को हर मोर्चे पर सीधा हमला करने लगे हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। नैनीताल सीट से बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। बीजेपी से उम्मीदवार मोहनपाल ने पूर्व विधायक संजीव आर्य को भगोड़ा और दल बदलू शब्द कह डाले। मोहनपाल कांग्रेस के बाद भीमताल से बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कहीं ना कहीं दल बदलू तो कहा ही जाएगा, है ना, और भगोड़ा भी कहा जाए। मैं तो पिछली बार भी दावेदार था, हम लोगों का टिकट काट करके उनको दिया गया। हाँ, तो कैसे आरोप लगा सकते हैं? आरोप वो लगाता है जो अपने आप में निष्ठावान हो। वो निष्ठावान कहाँ थे? अपने स्वार्थ के लिए राजनीति में आए थे, अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी में आए थे और स्वार्थ सिद्धि करके चले गए। तो वहीं संजीव आर्य ने भी मोहनपाल को कांग्रेस बसपा से लेकर बीजेपी तक का बैकग्राउंड याद दिला दिया। दरअसल 2017 चुनावों में संजीव आर्य ने पिता के साथ बीजेपी ज्वाइन की, तो इस चुनाव से पहले परिक्रमा कर घर वापसी कर ली। कांग्रेस के बाद वो बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़े। आज वो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में है। मैं तो कांग्रेस में था, भारतीय जनता पार्टी में गया और आज मैंने मूलतः अपने परिवार में ही वापसी की है। लेकिन उनको स्वयं में इस चीज़ का मूल्यांकन विश्लेषण करना चाहिए, अपने घर परिवार में विश्लेषण करना चाहिए, उसके बाद किसी दूसरे पर इस तरीके की टिप्पणी करनी चाहिए। हालांकि पिछले दिनों इन दल बदलुओं को सबक सिखाने की मुहिम पर जानकार कहते हैं कि दल बदल वाले नेताओं का आधार नहीं बल्कि पार्टियों का आधार है, जिससे जीत मिलती है। दल बदलुओं का कोई विशेष जनाधार उत्तराखंड में नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि दल बदलू जो है कभी उत्तराखंड की राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हो, ऐसा कभी भी नज़र नहीं आया। तो इसलिए जो भी लोग दल बदल के आ रहे हैं वो मुख्य रूप से संगठन के हिसाब से आ रहे हैं। तो संगठन का जहाँ पर भी रुतबा होगा, जो भी राजनीतिक दल भारी पड़ेगा या सत्ता के पक्ष में रहेगा या विपक्ष में रहेगा, उसी हिसाब से व्यक्तियों का जो है मतलब व्यक्ति के सामने रहेगा। बहरहाल नेताओं का दल बदल जारी है, लेकिन जनता को फायदा कुछ नहीं मिला। हालांकि पिछले 5 साल विकास करने का दावा करने वाले नेता फिर दावा कर रहे हैं कि विकास ही करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र भट्ट की रिपोर्ट। तो वहीं श्रीनगर सीट पर टिकट को लेकर कांग्रेस में घमासान है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की दावेदारी को कांग्रेस नेता महेश ढोंडियाल ने भी दावा पेश किया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से मौजूदा विधायक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पार्टी से अकेले दावेदार हैं। राज्य की हॉट विधानसभा सीटों में से एक श्रीनगर विधानसभा से कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल टिकट के स्वाभाविक दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं सीट पर कांग्रेस नेता महेश ढोंडियाल ने भी दावेदारी पेश की है। ढोंडियाल का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष का महत्वपूर्ण दायित्व मिलने के बाद उन्हें दूसरों को मौका देना चाहिए।
मैं भी उनसे पहले से यहाँ पे दावेदार रहा हूँ, 1996 से दावेदारी कर रहा हूँ। पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। हो सकता है कि उन पर तमाम सीटों को लड़ाने की जिम्मेदारी देकर और मुझे जो है विधानसभा लड़ाने का पार्टी की अगर योजना हो कि गोदियाल जी आज से 20-21 साल पहले मेरे पास ही कांग्रेस ज्वाइन करने आए थे और मैंने ही उनको कांग्रेस में ज्वाइन कराने का काम किया था। इस मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल का कहना है कि टिकट फाइनल होने पर विवाद की स्थिति में इसे सुलझा लिया जाएगा। संगठन में लोकतांत्रिक जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन होता है, सभी को ये अधिकार है कि वो दावा करें, लेकिन उसके बाद ये एक टिकट तो एक ही होता है। जब एक व्यक्ति तय हो जाता है तो सभी उसको मानेंगे, मेरा ऐसा मानना है। कुछ लोग ये मानते हैं जरूर कि भाई मैं ज्यादा बेहतर था, तो समझाया जाएगा। श्रीनगर सीट पर कांग्रेस की आपसी रस्साकशी के बीच भाजपा से मौजूदा कद्दावर विधायक धन सिंह रावत पार्टी के एकमात्र टिकट के दावेदार हैं। किसी और ने इस सीट पर दावेदारी नहीं की है। कांग्रेस से इतर भाजपा में टिकट को लेकर कंफर्टेबल महसूस कर रहे धन सिंह रावत अपने 5 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए अपनी राह आसान मानते हैं। मैंने जो सबसे बड़ा काम किया हमारी सरकार ने कि हमने NIT दे दिया है, हमने शुद्ध पेयजल दे दिया है। हर जो हमारी माँ बहनें घास काटती हैं उनके लिए हमने घसियारी कल्याण योजना लाए हैं। हर जगह मैंने डिग्री कॉलेज खोल दिए हैं ताकि पलायन रुक जाए यहाँ का। तो हमने किसी भी क्षेत्र को छोड़ा नहीं है। श्रीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा पार्टी में अंदर खाने कोई चुनौती नहीं होने से सहज महसूस कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर पूरे प्रदेश में पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के साथ अपनी पारंपरिक सीट पर अपनों से जूझने की भी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी गढ़वाल से सुधीर भट्ट की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलते लौट।